हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन पे। इस वीडियो में हम डील करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव कैसे करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी और पीवी इज इक्वल टू एन आर टी में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हम देखते हैं कि आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, यह हाइपोथेटिकल या काल्पनिक गैस होती है जिसका इस्तेमाल रियल गैस के अध्ययन में किया जाता है। कोई भी आइडियल गैस जैसी गैस नहीं होती है, सिर्फ ये माना जाता है आदर्श तौर पे ताकि हम रियल और वास्तविक गैस का हम अध्ययन कर सकें। कोई भी आपकी नॉर्मल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है जब वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे होती है या उसकी डेंसिटी बहुत लो हो जाती है। आपकी वाटर वेपर या रेफ्रिजरेंट वेपर जो है वो आइडियल गैस में काउंट नहीं होती है। आइडियल गैस रियल में नहीं होती है, सिर्फ यह एक आदर्श कंडीशन लेके हम चलते हैं। आइडियल गैस को बनाने के, आइडियल गैस इक्वेशन को लिखने की बहुत सी अजम्पशंस होती हैं, उनको हम देखते हैं। अजम्पशंस में ये लिखा गया है कि उसके मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल बहुत बड़े बड़े होते हैं, सब सेम साइज, शेप और मास के होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हमेशा एक रैंडम मोशन में मोशन करते रहते हैं और ये आपस में टकराते रहते हैं या कॉलिजन होता रहता है। इनका यह कॉलिजन इलास्टिक होता है। ये इलास्टिक होता है इसलिए किसी टाइप की एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ना अट्रैक्शन होता है ना रिपल्शन होता है और इसकी वजह से कोई भी एनर्जी का लॉस हमें नहीं होता है। इनका कॉलिजन बहुत कम समय के लिए या समय के एक छोटे से हिस्से में होता है। ये सभी नियम और शर्तें हमें आइडियल गैस कंडीशन के लिए माननी पड़ती हैं। अब हम देखते हैं कि आइडियल गैस का लॉ या इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। आइडियल गैस का लॉ या इक्वेशन बनाने के लिए हमें किसी भी गैस के 4 पैरामीटर्स की स्टडी करनी पड़ती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स की। इन चारों चीज़ों की हम अध्ययन करते हैं और हम एक ऐसी स्टेट लेके आते हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारी गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है और उस समय बनने वाली इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन को बनाने के लिए 3 लॉस का उपयोग किया जाता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाद्रो का लॉ। अब इन लॉ को हम देखते हैं। हमारा पहला लॉ आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने क्या कहा था, अगर आपकी किसी भी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपके प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। अगर आपका तापमान स्थिर है, नियत है, तो आपका दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। और फिर चार्ल्स ने क्या कहा था, चार्ल्स ने कहा था अगर आपके गैस का कोई भी प्रेशर कांस्टेंट है, कोई प्रेशर चेंज नहीं होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो आपकी वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। दाब के स्थिर होने पे आयतन और तापमान एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ऐसा चार्ल्स ने कहा था। एवोगाद्रो के नियम में क्या लिखा हुआ है, इस नियम में ये लिखा हुआ है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर आपके किसी भी गैस का कांस्टेंट है तो आपके वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होने पे आपका आयतन और अणुओं की संख्या एक समान या समानुपाती होती है। इन तीनों लॉस को डिटेल में वीडियो में पहले समझाया जा चुका है, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि इन तीनों लॉस को मिला के हम कैसे आइडियल गैस की कंडीशन को या इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले हमने बॉयल्स लॉ को लिया फर्स्ट स्टेप में कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/p, ये चीज़ हमें बॉयल्स लॉ से पता है। दूसरा हमारा चार्ल्स लॉ है कि इसमें क्या होता है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तीसरा हमारा एवोगाद्रो का लॉ है कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है आपके नंबर ऑफ मोल से। अब हमने एक चीज़ देखी कि तीनों कंडीशन में एक चीज़ सेम है कि वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल में चीज़ें लिखी हुई हैं, वॉल्यूम के अनुपात में लिखी हुई हैं। अब इन तीनों कंडीशन को मिला के अगर हम लिखें तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल एन टी बाई पी ये कंडीशन हमारी बनती है, क्योंकि हमने तीनों संबंधों को एक ही जगह पे लिख दिया। 1/p भी इसमें आ गया, टी और एन भी इसमें आ गया। मतलब आपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाद्रो के लॉ तीनों लॉस को मिला के यहाँ पे लिख दिया। अब इस कंडीशन में आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा हुआ है, समानुपाती का चिन्ह हटता है तब हमेशा एक कांस्टेंट या स्थिरांक आता है। इस कांस्टेंट को हम यहाँ पे r लेके चलते हैं ताकि हम बराबर का साइन लगा पाएँ, इक्वल्स टू का साइन लगा पाएँ। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आपकी इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पे जो r इस्तेमाल हुआ है ये यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट होता है। इन 4 स्टेप से आप आइडियल गैस की इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट इजीली कर सकते हैं।
फिर देखते हैं हमने क्या किया, हमने बॉयल्स लॉ लिया जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था, आपने चार्ल्स लॉ लिया जिसमें प्रेशर कांस्टेंट था, आपने एवोगाद्रो का लॉ लिया जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट थे। तीनों लॉस को आपने मिला दिया। मिलाने के बाद में आपको एक सिचुएशन मिलती है कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल NT बाय P। इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए आपने कांस्टेंट लगाया और आपकी इक्वेशन बन जाती है PV इज इक्वल टू nRT। यही आपकी आइडियल गैस की इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन को आप यूज़ कर सकते हैं किसी दो कंडीशंस के लिए, दो अवस्थाओं के लिए। पहली अवस्था को आप 1 मान के चलिए, दूसरी को 2 मान के चलिए। जैसे नीचे वाले आपके राइट हैंड साइड के नीचे ब्लॉक में लिखा हुआ है कि P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2, ये दो कंडीशंस के लिए आप इस गैस के इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की यूनिट क्या क्या होती हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारी इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT। आपने R को एक तरफ लिया, फिर आपको PV और N और T की यूनिट्स लिखनी है। हमारा प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हमने लिखा कि फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर की यूनिट लिखी, वॉल्यूम की यूनिट लिखी, आपने N का लिखा, T का लिखा, इन सबको हमने देखा। तो उसके बाद में हमारे पास में R की आती है वैल्यू कि यह फोर्स मल्टीप्लाइड लेंथ की पावर -2 मल्टीप्लाइड लेंथ क्यूब अपॉन अमाउंट ऑफ गैस मल्टीप्लाइड केल्विन, और इसकी यूनिट निकालने पे आपको SI में मिलती है जूल पर मोल किलो केल्विन। आप कह सकते हैं या केल्विन लिख सकते हैं। SI यूनिट में क्या हो गया, 8.314 जूल मोल केल्विन। आपकी CGS यूनिट में लिखा हुआ है, ATM यूनिट में लिखा हुआ है, आपको चारों यूनिट्स में इसमें ब्लॉक में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। ये तरीका होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की यूनिट को निकालने का। अब हम देखते हैं हमने कौन कौन से पैरामीटर्स यूज़ किए हैं। हमने प्रेशर, वॉल्यूम, आपकी नंबर ऑफ मोल्स, हमने टेम्परेचर को यूज़ किया और आइडियल गैस का हमारे पास में कांस्टेंट भी आ गया। इन सब की यूनिट्स यहाँ पे लिखी हुई है। टेम्परेचर हमने केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड में लेना है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, आपका प्रेशर पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, नंबर ऑफ मोल्स आपके मोल में है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमने निकाला ही था। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की SI वैल्यू क्या होती है, 8.314 किलो जूल पर मोल केल्विन। अब हम देखते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT और PV इज इक्वल टू mRT का क्या फंडा है, कब M लगाते हैं, कब N लगाते हैं। इसे हमें एक चीज़ समझनी है। पहली चीज़ ये कि आपका PV इज इक्वल टू nRT तब यूज़ आता है जब आप आइडियल गैस की कंडीशन को डील कर रहे होते हैं। PV इज इक्वल टू mRT तब आता है जब आप किसी भी गैस के अध्ययन की कंडीशन को डील कर रहे होते हैं। किसी भी या अलग अलग प्रकार की गैसों के अध्ययन के लिए आप PV इज इक्वल टू mRT लेते हैं, और आइडियल गैस की कंडीशन को चेक करने के लिए आप PV इज इक्वल टू nRT लेते हैं। अब हम देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। हमने जो निकाला था वो PV इज इक्वल टू nRT था। जो यहाँ पे R है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अब हमने एक चीज़ हम जानते हैं कि जो आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टोटल मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द गैस। टोटल मास को मोलर मास से डिवाइड करने पे क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है। मतलब हम n की जगह स्मॉल m अपॉन कैपिटल M लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं, हमने यही किया, n की जगह हमने स्मॉल m अपॉन m रख दिया। अब ये रखने के बाद में हमने देखा कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को जब हम मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो गैस कांस्टेंट आता है वो होता है स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट या कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। इसी को ही कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट या स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट कहते हैं। स्पेसिफिक या कैरेक्टरिस्टिक का होने का मतलब ये होता है कि ये कांस्टेंट प्रत्येक गैस के लिए अलग अलग होगा, परंतु यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू सभी गैसों के लिए एक ही होती है। हमारी पहली इक्वेशन क्या आई थी, PV इज इक्वल टू nRT। ये R कौन सा है, यूनिवर्सल, इसलिए U लगाया हुआ है नीचे। स्मॉल n को हमने क्या लिखा, हमारा गैस का मास अपॉन मोलर मास, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, और आपका यूनिवर्सल और कैपिटल M डिवाइड होने से क्या बना, आपका स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट या कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ये होती हैं दो अंतर या दो इक्वेशन आपकी, एक में आपको nRT लेना है, एक में आपको mRT लेना है। हमने पहले देखा कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमने कैसे निकाला था, PV इज इक्वल टू nRT के अंदर हमारा जो R है वो यूनिवर्सल है, PV इज इक्वल टू mRT में जो R है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हमने क्या डील किया, गैस कांस्टेंट क्या होता है, गैस कांस्टेंट को हम कैसे निकालते हैं, गैस इक्वेशन क्या है। आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।